हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, हम लोगों ने साइंस यानी विज्ञान स्टार्ट कर दिए थे और हम आप लोगों को बताए थे कि अब हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर चलेंगे, यानी बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी, जो कि फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को आज से स्टार्ट करना है। देखिए, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम बता दिए थे। अब हम लोगों को यहाँ से जो 10th का सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ना है, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, अब हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। तो उस बायोलॉजी का कुछ हम लोग इतिहास जान लेते, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक का जो भी पॉइंट सब है उन सबको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये बायोलॉजी होता क्या है, इस बायोलॉजी का मतलब क्या है, मतलब इसका नाम किसने दिया था, थोड़ा ये सब जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। आप सबको पता होगा ये बात, और जिसको नहीं पता है तो आप लोग उसको ध्यान में रख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बायोलॉजी है ना, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। कितने वर्डों से मिलकर बना है? दो वर्डों से। देखिए, इसका अर्थ हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको यहीं से ना इतना आसान लगने लगेगा कि आप भी कहेंगे कि क्या मजा आ गया। मतलब इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, ये जो बायोलॉजी है कितने वर्डों से मिलकर बना है? दो वर्डों से। अगर आप लोग जानते हो तो सबको पता है। देखिए, इसमें से पहला वर्ड है क्या? बायोस। और दूसरा वर्ड क्या है? लोगोस। एक हो गया बायोस, एक हो गया लोगोस। अब देखिए ध्यान से, इस बायोस का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। यानी देखिए, बायोस जिसको हम लोग एक और नाम से लाइफ के नाम से जानते हैं, और लाइफ का हिंदी आप सबको पता है क्या होता है? लाइफ का हिंदी जीवन। लाइफ मतलब जीवन। और देखिए, ये जो लोगोस है इसका अर्थ होता है मतलब अध्ययन या स्टडी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडी। स्टडी मतलब क्या है? अध्ययन। अध्ययन कहने का मतलब क्या? जो ये बायोलॉजी है इसमें हम लोगों को सजीवों का यानी जीवन जिसमें है उपस्थित, उसका क्या करना है? अध्ययन करना है। अगर हम इस बायोलॉजी को देखेंगे तो यही तो अर्थ तो हम लोग को यही निकल रहा है कि जीवन और अध्ययन मतलब क्या? जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अगर एक और इसको हम परिभाषा देंगे तो जीवन किस में उपस्थित है? सजीव में। हम सबको पता है कि जो वस्तुएं होती है वो दो प्रकार की, एक सजीव और एक निर्जीव। पृथ्वी पर दो प्रकार की वस्तु पाई जाती है, जो एक को क्या कहते हैं हम लोग? सजीव, और एक को निर्जीव। तो जितना भी सजीव है उसमें ही जीवन होगा, निर्जीव में तो जीवन है नहीं। तो इसका मतलब हम लोग को बायोलॉजी में जितना भी सजीव पदार्थ है उन सभी के बारे में एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, ताकि हम सबको उसको बहुत ही अच्छे से जान सके और आगे भी इसमें कुछ अनुसंधान कर सके, कुछ और नए नए चीज़ों का खोज कर सके। तो इसीलिए इस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवन का अध्ययन। कोई दिक्कत? अगर आप लोगों से कोई मतलब पूछे तो आप बता दीजिएगा। ये सब नॉलेजेबल चीज़ है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब ये जानेंगे। अब एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि आखिर ये बायोलॉजी जो है ये जीव विज्ञान है, इसका नाम किसने दिया है? यानी जीव विज्ञान जो वर्ड है, जीव विज्ञान, ये वर्ड नाम किसने दिया है? तो देखिए, 1802 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक, एक था लैमार्क और एक था ट्रेबियनस। देखिए, दो वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक? लैमार्क और ट्रेबियनस। विरेनस। ये दोनों ने क्या किया? इसको नाम दिया था 1802 ईस्वी में। किस कितना इसमें? 1802। जीव विज्ञान का नाम, जो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। ये नाम दिया था कितने ईस्वी में? 1802 ईस्वी में, लैमार्क और ट्रेविरेनस। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये चीज सब ऑब्जेक्टिव में कभी तो पूछेगा नहीं 10th लेवल पे, लेकिन आगे आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसका क्या कर दिया था? नाम दिया था। अब अगर बात करेंगे कि ये जो जीव विज्ञान है, यानी हमारे जो पृथ्वी है, हमारा हम लोगों का जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जीवन कितने तरह का, यानी किन किन चीजों में। तो देखिए, इनको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी? दो, यानी दो भागों में बांटते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई जीव है वो, ठीक है, तो एक को हम लोग क्या कहते हैं?
जीव जंतु जिसको बोलते हैं, एक होता है क्या पेड़ पौधा जिसको हम लोग वनस्पति बोलते हैं यानी पादप बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह से हम लोगों को बांटकर पढ़ना है इसको, ताकि मजा आए पढ़ने में भी। यानी जीव के बारे में पढ़ना है, मतलब जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं। एक हो गया जो पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान यानी पादप विज्ञान हम लोग कहते हैं। तो इसको कितने तरह से, एक को बोल देते हैं जंतु विज्ञान, कोई दिक्कत। देखिए ध्यान से इनको समझिएगा। अभी ये शुरुआती पार्ट है जंतु विज्ञान, यानी जिसमें हमको क्या करना है, जंतुओं से रिलेटेड सिर्फ। एक हो गया पादप विज्ञान, कौन सा विज्ञान, पादप, या इसी को वनस्पति विज्ञान भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए पादप जंतु को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हम लोग जूलॉजी। क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और पादप को क्या बोलते हैं, बोटनी। क्या बोलते हैं, बोटनी। ध्यान रखिएगा इसको इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन दो तरह का, एक हो गया जंतुओं का, एक हो गया पादपों यानी वनस्पति जिसको हम लोग पेड़ पौधा कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधा जो होता है ये सब किस में आ जाता है, पादप में। तो इन दोनों को हम लोग को अध्ययन करना है। तो अब देखिए ध्यान से, अब बात यही आती है कि इन दोनों का खोजकर्ता कौन है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर जीव विज्ञान को किसने खोजा, जीव विज्ञान का कौन, मतलब ऐसा वैज्ञानिक था जो जीव विज्ञान को बोला एक सुटेबल वे में, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान ऐसे किया जाए ताकि हमको आगे भी कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज को खोज करने में। तो कौन सा वैज्ञानिक था, देखिए उसको बायोलॉजी का खोज करता यानी जन्मदाता जिसको हम बोलते हैं, जन्मदाता या पिता भी कह सकते हैं या जनक भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो उसको बोलते हैं हम लोग अरस्तु साहब को। किसको, अरस्तु। ठीक है, देखिए तो अरस्तु साहब ने ही क्या किया था, सबसे पहले बोला था कि जीव विज्ञान को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। और इसी का जो बात था वो फेमस भी हुआ, मतलब कहने का मतलब इसी का बात सफल भी हुआ। और बहुत सारे वैज्ञानिक बोले लेकिन उन सब का सफल नहीं हुआ। इसीलिए अरस्तु साहब को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जन्मदाता। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब बात आती है कि इस जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान का जन्मदाता किसको कहते हैं। देखिए ये जो जंतु विज्ञान है ना, इसका भी जनक कौन है, अरस्तु साहब ही है। जो जंतु विज्ञान है उसका भी जनक कौन है, अरस्तु साहब ही है। यानी इसी को जन्म, ये जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान बोले दोनों का जन्मदाता माना जाता है, यानी पिता या जनक माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पादप या वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे तो इसका जो जन्मदाता है यानी जनक है वो कौन हो गया, थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। कोई दिक्कत, क्या नाम है इसका, थियोफ्रेस्टस। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, ये सब वर्ड थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इसमें कोई कहानी कोई रहस्य नहीं है। तो इसलिए इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिएगा। वैसे कोई भी चीज इसमें दिक्कत अब नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए ये सारा चीज था क्या, बेसिक पार्ट। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो बैक करके लिख लीजिएगा, वैसे हम आप लोगों के लिए पीडीएफ की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, आप लोग का जो भी चैप्टर है सबका टाइपिंग हो रहा है, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और हम आप लोगों को बता ही दिए हैं कि अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं तो इसीलिए थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो आप लोग इसकी चिंता नहीं कीजिएगा, आपको हर एक वीडियो मिलेगा, हर एक क्लास मिलेगा, मतलब मैथ साइंस जो भी होगा सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए जो भी बेसिक चीज़ था ना वो अब हम लोग जान लिए। अब हम लोगों को थोड़ा चैप्टर की चीज़ों को भी जानना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कौन सा विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, यानी साथ ही पढ़ना है, इसमें 10th में तो दोनों चीज़ साथ ही चल रहा है, इसमें कोई अलग दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग को भी इसी तरीके से पढ़ना है। तो अब देखिए ये जो जंतु विज्ञान है, ठीक है, इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन, अरस्तु साहब। कौन है जंतु विज्ञान का जनक, अरस्तु साहब। आप लोग ध्यान पे रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो वस्तु है ये पृथ्वी पर दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह का। एक हो गया सजीव और एक हो गया निर्जीव। कोई दिक्कत, एक हो गया क्या, सजीव, एक हो गया निर्जीव। तो निर्जीव के बारे में तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, सजीव के बारे में पढ़ना है। यानी सजीव क्या हो गया, देखिए ध्यान से, सजीव भी दो तरह का। अब जितना भी सजीव है ना वो या तो एक कोशिका का बना हुआ है या बहुत ही अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी
एक या एक से अधिक कोशिका, एक हो गया एक कोशिका वाला, एक हो गया एक से अधिक कोशिका वाला। तो इसका मतलब दो तरह का हुआ, एक कोशिकीय बोल सकते हैं इसको, एक कोशिकीय, क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय। जो दूसरा है उसको क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। आप कहिएगा कि ये कोशिका आखिर क्या है, तो देखिए हम लोग 9th में पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि सजीवों का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है वही क्या कहलाता है, कोशिका। यानी जो उस शरीर को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो होता है वही कोशिका। इसीलिए इसको सजीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना शरीर बनना संभव ही नहीं है। जैसे घरों के लिए ईंट के बिना घर नहीं बन सकते, उसी प्रकार शरीर के लिए ये कोशिका जो है, कोशिका के बिना शरीर बन ही नहीं सकता है, इसीलिए इसको इकाई माना जाता है। कोई दिक्कत? तो ये जो कोशिका है ना, ये दो तरह का, एक हो गया एक कोशिकीय, एक हो गया बहुकोशिकीय। यानी एक कोशिका वाला जीव एक कोशिकीय, बहुकोशिका वाला जीव बहुकोशिकीय। और इन सभी को हम लोग को अच्छे से जानना है। तो थोड़ा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एक कोशिका वाले जीव को जानते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कोशिकीय जीव की अगर बात करेंगे तो दो तीन जीव का आप लोग नाम सुने होंगे, एक होगा अमीबा, एक हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब एक ही कोशिका का जीव सब है, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। देखिए ये जो एक कोशिकीय जीव होता है ना, ये एक कोशिकीय जीव क्योंकि एक ही कोशिकीय है, पूरा शरीर ही सिर्फ एक ही कोशिका का है। इसका मतलब है कि ये जो वातावरण है, ये जो पर्यावरण है, वो उसका जितना भी बॉडी है पूरा उसके संपर्क में होगा। तो अब जब संपर्क में होगा तो इसका मतलब जो उसको जरूरत पड़ेगा, कोई भी गैस का जरूरत पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा, तो वो क्या करेगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा ही अंतर ग्रहण कर लेगा, यानी अंदर कर लेगा। और फिर से उसको बाहर निकालना होगा तो फिर वो किसी भी सतह से वो बाहर निकाल लेगा। यानी देखिए एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, वो अपना भोजन किसी खास अंग से नहीं करता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा कहीं से भी कर लेता है, क्योंकि एक ही कोशिका है तो फिर अलग अंग कहाँ से होगा। अब जिस शरीर में, जिस जीव के शरीर में बहुत सारा कोशिका होगा, तो वो ना मतलब उसके लिए ना कोई खास अंग होगा, खाने वाला अंग, सांस लेने वाला अंग, बोलने वाला अंग, सब अलग अलग होगा। लेकिन एक कोशिका में कहाँ से आएगा, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो है ना, अपना भोजन, जैसे गैस हो गया, कोई भी गैस मान लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, कुछ भी, वो क्या करता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा ही वो अंदर बाहर करते रहता है और उसी से अपना भोजन यानी अपना जीवन यापन उसी तरीके से कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव अपना भोजन क्या करता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा ही आदान प्रदान कर लेता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये एक कोशिकीय जीव में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब ऐसा ही करता है। इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, इसको थोड़ा डिटेल से जानेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए। लेकिन अब ध्यान से देखिए, बहुकोशिकीय जीवों की अगर बात करेंगे तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या है, बहुत सारा कोशिका है। अब जो इस पर्यावरण के संपर्क में आएगा वही जीव सिर्फ विसरण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मतलब ऊर्जा प्राप्त कर पाएगा, वही कोशिका। लेकिन जो अंदर है, वो अंदर का कोशिका कैसे अपने अंदर ऊर्जा का मतलब आदान प्रदान करेगा वातावरण से, क्योंकि वो तो अंदर है, डायरेक्ट संपर्क में है नहीं। तो इसका मतलब है कि बहुकोशिकीय जीवों के लिए एक खास अंग होगा, सांस लेने के लिए, भोजन करने के लिए, सब कुछ के लिए एक खास अंग होगा। क्यों? क्योंकि सारा कोशिका जो है वातावरण के संपर्क में नहीं है, इसीलिए उसके लिए खास अंग जरूर होगा। ये होता ही है, ठीक है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो कोशिका, उसका शरीर जो है एक ही कोशिका का बना ही है, और सारा कोशिका क्या रहता है, मतलब वो कोशिका वातावरण के संपर्क में रहता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में क्या है, संपर्क में नहीं रहता है, इसीलिए ये विसरण प्रक्रिया द्वारा भोजन नहीं कर पाता है, यानी विसरण प्रक्रिया द्वारा उसको ऊर्जा नहीं मिल पाता है, इसीलिए इसका कोई खास अंग होता है। यानी क्या कहेंगे हम लोग कि एक कोशिकीय जीवों में कोई खास अंग नहीं होता है भोजन करने के लिए या उस हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, खास अंग होता है, खाने के लिए, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर करने के लिए, हर एक चीजों के लिए क्या है, खास अंग है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा चलते हैं हम अपने चैप्टर के थोड़ा हेडिंग पर, ठीक है।
चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम यानी पोषण। क्या नाम है? जैव प्रक्रम यानी पोषण। आप लोगों को देखिए यहाँ तक आप सबको किसी चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप लोगों को दिक्कत होता है आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर हम देंगे, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग, जो हम लोग का चैप्टर है पहला जैव प्रक्रम। कौन सा चैप्टर है? जैव प्रक्रम यानी पोषण, यही फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर यही है। अब देखिए अब थोड़ा इस चैप्टर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए जैव प्रक्रम आखिर है क्या? ये जैव प्रक्रम, पहले तो जैव प्रक्रम जानेंगे फिर ना पोषण। अब देखिए जैव प्रक्रम किसको कहेंगे? तो दुनिया में जितना भी जीव है ना उसको जिंदा रहने के लिए, क्या जिंदा रहने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। और वो जितनी भी प्रक्रिया है ना वो सारा प्रक्रिया जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों का अस्तित्व बना हुआ है इस धरती पर वो किसके वजह से? जैव प्रक्रम प्रक्रिया के वजह से ही। अगर जैव प्रक्रम में जितनी भी प्रक्रिया आती है उन प्रक्रिया को अगर उन प्रक्रियाओं से हम लोग नहीं गुजरेंगे तो फिर हम लोग का जीवन ही अस्तित्व नहीं रहेगा इस धरती पर, जीवन ही नहीं है तब हम लोग का, ये अस्तित्व में रहेगा ही नहीं अगर जैव प्रक्रिया से, ये जैव प्रक्रम से हम लोग नहीं गुजरेंगे। यानी जैव प्रक्रम को हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैसा प्रक्रिया जिसमें जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, जिससे जीवों का क्या हो जाता है? अनुरक्षण। यानी जिसके द्वारा जीव अपना अस्तित्व इस धरती पर बनाए हुआ है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। कोई दिक्कत? अब ये आखिर है क्या? कौन कौन सा है? तो देखिए सबसे पहला वही है पोषण, ठीक है। देखिए इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है सारा चीज, जो बायोलॉजी है ना आप लोग मतलब क्लास 10 का, वो सारा इसी जैव प्रक्रम पर है, जिसमें हम लोग को पहला पढ़ना है क्या? पोषण। अब ध्यान से देखिए आपको चैप्टर का नाम भी याद हो जाएगा। पहला देखिए पहला क्या है? पोषण। जैव प्रक्रम का पहला जो रास्ता है वो पोषण है, ठीक है। दूसरा हो गया शोषण। क्या हो गया? शोषण। तीसरा हो गया परिवहन। क्या हो गया? परिवहन। चौथा हो गया उत्सर्जन, उत्सर्जन। पांचवा हो गया जनन, जनन। देखिए तो एक चैप्टर और है आप लोगों का, वो क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। अब ध्यान से देखिए तो ये सारा जो चीज है ना वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अब देखिए पोषण, अगर हम लोग पोषण नहीं करेंगे, पोषण यानी भोजन नहीं खाएंगे, उसमें पौष्टिक तत्व नहीं लेंगे तो हम लोगों को ऊर्जा ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि अगर हम लोग खाना खाएंगे तो उस भोजन में जो भी पोषक तत्व है उससे ऊर्जा का उत्पन्न कैसे होगा? तो वो उत्पन्न होता है शोषण प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? शोषण प्रक्रिया द्वारा। अब देखिए अब ऊर्जा का जब उत्पादन हो गया तो हम लोगों का शरीर तो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना है, ऊपर नीचे सब जगह कोशिका है, तो हर एक कोशिका तक पहुंचेगा कैसे ऊर्जा? तो वो पहुंचेगा परिवहन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? परिवहन प्रक्रिया द्वारा। अब देखिए जब कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ कुछ हानिकारक पदार्थ का भी निर्माण हो जाता है, तो उस हानिकारक पदार्थ को बाहर कैसे निकलेगा वो हानिकारक पदार्थ हम लोग के शरीर से? तो वो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। और जब ये सारा चीज हो गया, ऊर्जा मिल गया, तो अब तो हम लोग तो अस्तित्व में आ गए। लेकिन अगर हम अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेंगे तो फिर हम लोग का अस्तित्व फिर से मिट जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है? जनन। क्या जरूरी है? जनन। और ये जो अपना लोगों का ये पांचवा चैप्टर है वो क्या करेगा? तो नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि बहुत अधिक हो गया कोई भी चीज हम लोगों के शरीर में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊर्जा की मात्रा ही अधिक हो गया तो फिर उस पर कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल कौन करके रखेगा? तो उसके लिए हम लोग को चैप्टर पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें बहुत सारी ग्रंथियां, हार्मोन, इन सभी के बारे में पढ़ना है। जो हार्मोन रिलीज होगा, किसी पर कंट्रोल करता है तो किसी को बढ़ाता है, इस सब को इस पांच में चैप्टर में पढ़ना है, यानी नियंत्रण एवं समन्वय। और जो आखिरी चैप्टर है वो पर्यावरण, ये सब है, ठीक है। तो उन सबको भी हम लोगों को पढ़ना है। यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत देख लीजिए कितना चीज आता है, देख लीजिए कितना चीज, यानी इन सब से गुजरना होगा हम लोगों को, फिर जैव प्रक्रम खत्म होगा। लेकिन पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम पोषण। पोषण को फुल्ली डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग के सिलेबस में है उन सबको। तो आप बताइए कि ये जैव प्रक्रम किसको कहेंगे? तो वो सारी प्रक्रियाएं
जिनके द्वारा जीवों का क्या हो जाता है, अनुरक्षण, यानी उनकी रक्षा होती है, यानी उनको वो जीव अस्तित्व में बने रहते हैं इस धरती पर। तो वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगा, जैव पराक्रम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा पोषण की। किसकी, पोषण की, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो वही पढ़ना ही है, यानी पोषण। अब ध्यान से देखिए कि पोषण किसको कहेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर क्या है, पोषण। यही हो गया जैव पराक्रम का फर्स्ट पार्ट, पोषण। तो देखिए जितना भी पोषक तत्व है ना, उसको हम लोग जिस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं वही विधि कहलाता है क्या, पोषण। चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, खनिज लवण हो, रेशा हो, जो कुछ भी हो, उन सबको हम लोग जिस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं वही विधि क्या कहलाता है, पोषण। यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि ही क्या कहलाती है, पोषण। अब देखिए पोषक तत्व कितना है, पोषक तत्व तो देखिए वैसे तो हम लोग 6 ठो पोषक तत्व मानते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन हो गया 6 ठो। पहला अगर कहेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे, प्रोटीन। ठीक है, तीसरा अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे, वसा। चौथा खनिज लवण, क्या कहेंगे, खनिज लवण। अगर पांचवा बात करेंगे तो हो गया विटामिन, क्या, विटामिन। और छठा जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, रेशा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ये 6 नंबर देखिए। तो पोषक तत्व कितना, 6। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और रेशा। ये प्रोटीन जो है ना, सॉरी, ये जो पोषक तत्व है उन सब को हम लोग एक विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। वो विधि कहलाता है क्या, पोषण। क्या कहलाता है, पोषण। कोई दिक्कत। अब देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी मीठा चीज है ना सब में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगर प्रोटीन की बात करें, जितना भी दाल होता है, ठीक है, वो दाल में क्या होती है, प्रोटीन। जितना भी तेलीय पदार्थ है सब में वसा होता है। खनिज लवण जो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं सब्जी हो गया, फल फूल हो गया, उन सब में हमको क्या मिल जाएगा, खनिज लवण मिल जाएगा। विटामिन भी उन सब में मिल जाएगा। रेशा, जितना भी साग पात वाला चीज होता है ना, पत्ते वाला चीज जो हम लोग खाते हैं, उस सब में क्या होता है, रेशा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों को इस पोषण के बारे में और भी डिटेल पढ़ना है। तो देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले दिन हम लोगों को एकदम डिटेल से इस पोषण के चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और वैसे बच्चे के पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं घर बैठे। तो ऑनलाइन सबसे बेहतर उपाय है, आप लोगों के पास मोबाइल होगा, बस 10 मिनट ध्यान दीजिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।